और अजय मिश्र हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय मिश्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए। किस तरह से प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे हैं, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है। प्राणी नामार्ति नाशनम। बापू को ये श्लोक अति प्रिय था और गाना, उनका भजन जो प्रिय था वो हम सभी जानते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने कहिए। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। और साथ में हैं उनके रिस्पेक्टेड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी और रिस्पेक्टेड उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्रीमती परवीन मेहता। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गांव-गांव से लेकर शहर-शहर तक, मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर तक, वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि तक, भारत के विजय विकास के स्वर अब दुनिया भी सुन रही है। धरती की पूरी परिधि पर संवेद स्वरों में गर्जन है, पाताल व्योम के क्षितिजों में भारत का जय जय वर्धन है। और ये प्रतिमा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, संविधान के शिल्पी जिन्होंने शिल्प गढ़ा भारत के पक्के प्राचीर का, वे एक बहुत ही प्रमुख प्रवक्ता, सच्चे राष्ट्रभक्त, राष्ट्र निर्माता, स्वतंत्रता, समता और मानवता के पुजारी थे। वे कुशल राजनीतिक एवं भविष्य दृष्टा थे। इन सभी के बारे में यही कहेंगे कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। ये वो महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने वक्त के सांचों को बदल दिया। देश को दुनिया का सबसे बड़ा व अच्छा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। हमारे संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन की साफ झलक हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उन्होंने समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और दुनिया में अग्रणी भारत का जो सपना देखा था और जो बापू ने सपना देखा था भारत का, उसे पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं। और अब वो शुभ घड़ी जब सरदार पटेल को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, लौह पुरुष के रूप में बड़ी श्रद्धा से हम उनको याद करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सचमुच लगता है मानो सरदार पटेल के व्यक्तित्व का एक एक कण, एक एक अणु लोहे के कण का बना हो। और ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरदार पटेल में अपने सिद्धांतों के प्रति गजब की दृढ़ता थी, उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि था। इस प्रश्न पर उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। कर्तव्य के प्रति निष्ठा और दृढ़ अनुशासन उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। ऐसा सरदार जो नेतृत्व करता है, अपने उद्देश्य को मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, जो अपनी यात्रा में कहीं नहीं भटकता है, जो कठिन परिस्थिति में भी लौह स्तंभ की तरह सीधा खड़ा रहता है, वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही सरदार, ऐसे ही लौह पुरुष थे। आज इतने बड़े जो भारत का हम नक्शा देखते हैं, वो एक आपको बता दें कि 560 जो रियासतें थी उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे संभव बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें भले ही देश के बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान का अवसर ना मिला हो, लेकिन हम देश के लिए मरकर नहीं तो जीकर तो दिखा सकते हैं।
हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। ऑडिट दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश में शक्ति, स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास का संचार करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम मंच पर स्वागत करते हैं रिस्पेक्टेड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। स्वागत है भारत के रिस्पेक्टेड उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्रीमती परवीन मेहता का। अब हम रिस्पेक्टेड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी से निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहकर्मियों, प्रथम ऑडिट दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, विशेषकर तब जब पूरा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमारे लिए गौरव का क्षण है। मैं सीए जी के 45,000 सदस्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम उत्तम एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था के प्रति सहयोग हेतु राष्ट्र की सेवा में अपने आप को पुनः समर्पित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1860 में स्थापित होने के बाद हमारी संस्था ने निरंतर प्रगति की है। साथ ही भारत के सबसे पुरानी संसदीय समिति लोक लेखा समिति यानी पीएसी भी दिसंबर 2021 में अपनी स्थापना की शताब्दी का समारोह मनाने जा रहे हैं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। संगठित भारत का सपना भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथाक एवं दूरदर्शी प्रयासों के कारण ही संभव हो सका था। यद्यपि लौह पुरुष तो हमेशा हमारी यादों में विराजमान है, लेकिन हमने महसूस किया है कि ये समय आ गया है कि वे मूर्त स्वरूप में भी हमारे बीच में हो, जो न केवल उनके द्वारा इस राष्ट्र के प्रति किए गए बलिदानों के याद दिलाता रहे, बल्कि भारत को सुदृढ़, समृद्ध एवं प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरित भी करता रहे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करते हैं कि उन्हें अदम्य क्षमता के धनी सरदार पटेल की यादों में आज उनके प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रांगण में किया। आज इस दिन हम प्रथम ऑडिट दिवस के तौर पर मनाने के लिए चुना है। इस दिन का महत्व इस बाबत से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बंगाल, मद्रास एवं बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी का लेखा विभागों के विलय के बाद 16 नवंबर 1860 को प्रथम ऑडिटर जनरल का कार्यभार ग्रहण किया था। हम इस दिन को हर साल ऑडिट दिवस के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो हमें सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा और लेखाओं में बेहतरी के लिए निरंतर खोज के माध्यम से खुद को फिर से समर्पित करने और सुशासन में योगदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करेगी। कौटिल्य पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कोषाध्यक्ष के पद से अलग एक नियंत्रक लेखा परीक्षक की भूमिका की कल्पना की थी। जिस मौर्य काल में अक्ष पातालाध्यक्ष कहा जाता था, उनकी सोच थी कि इसकी जवाबदेही एवं दक्षता बढ़ेगी और हितों के टकराव जैसी स्थिति में कमी आएगी। किसी भी देश का मुख्य ध्येय सुशासन के प्राप्ति होती है और इस आदर्श को पाने के 3 स्वर्णिम आधार हैं: जवाबदेही,
उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। अतः लेखाओं का सटीक रखरखाव और जांच करने हेतु ऑडिट की इन लेखाओं तक पूर्ण पहुंच अति आवश्यक है। मनुष्य की जरूरतों के संदर्भ में साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि संसाधनों के बंटवारा का सही रास्ता चुना जाए, जिसकी अंत्योदय और सार्वजन हिताय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी के एक कथन को मैं दोहराना चाहूँगा, सदैव आगे बढ़ो और विकास करो। सीएजी के संस्था भी सदैव विकास किए हैं। लेखा जोखा रखने एवं नियमों का लेखा परीक्षा से आगे बढ़कर अब हम परफॉर्मेंस ऑडिट और आउटकम ऑडिट कर रहे हैं। हमने विश्व में हो रही नवीनतम ऑडिट तकनीकों अपनी प्रक्रिया में सम्मिलित किया है। हमारे शासन प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से योगदान करते रहे हैं। जब भी नए राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना का निर्माण किया गया तो ये महालेखाकार ही थे जिन्होंने सरकार के साथ संपत्ति और देनदारियों के विभाजन में सहायता के लिए काम किया। इस तरह जब भी नई वित्तीय व्यवस्था लाई गई जैसे कि जीएसटी, तो हमारी संस्था ने आंकड़े उपलब्ध कराए जो राज्यों की दी जाने वाली कंपेंसेशन की गणना में सहायक हुई। हम विश्व में एकमात्र ऐसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन हैं जो केंद्र एवं राज्य के लेखा परीक्षा के अतिरिक्त राज्य के लिए लेखा भी कार्य करते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न पेंशन विभागियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के उनकी हकदारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हम 20 राज्यों में 28 लाख से अधिक जीपीएफ खाता रखते हैं। 19 राज्यों में 56 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की अधिकृत करते हैं और 9 राज्यों में राजपत्रित हकदारी कार्यों को करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 नवंबर 2019 को हमें संबोधित करते हुए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को शासन का एक मूल हिस्सा बनाने का अपना विजन हमसे साझा किया था और कहे थे कि सीएजी 2.0 की तरफ बढ़ने का यह सही समय है। इस दिशा में हमने ऑडिट प्लानिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में सेक्टरल फोकस और स्पेशलाइजेशन लाने के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से उन्मुख किया है। 2020-21 में कोरोना महामारी के कठिनाइयों के होते हुए भी हमने 123 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए, जिनमें 67 परफॉर्मेंस ऑडिट थे। चूँकि भारत यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल अकाउंटिंग प्रयासों का एक हिस्सेदार है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंटिंग का पर्यावरण के मूल्यांकन हेतु सक्रिय बढ़ावा दिया है। वो 2020 में इस पर एक विचार पत्र निकाला जिसमें फिजिकल अकाउंटिंग, मॉनेटरी वैल्यूएशन और इकोनॉमिक अकाउंटिंग के बिंदु भी सम्मिलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सटीक किंतु त्वरित लेखा परीक्षा के लिए उचित संसाधनों की प्रयोग तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के महत्ता पर भी बल दिया था। मैं बताना चाहूँगा कि विभाग के कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए कुछ नए कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के ट्रेनिंग ऑफिसरों को पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जेएनयू द्वारा मास्टर्स डिग्री, मिशन कर्मियों की अपेक्षाओं के अनुरूप उचित प्रशिक्षण इकाइयों साथ 5 स्तरीय मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के लिए 100 नामांकन, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेस, सीधी भर्ती से लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए 3 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो क्लासरूम प्रशिक्षण के अतिरिक्त है। तकनीकी परिवर्तनों के इस बदलते परिवेश में अपनी जिम्मेदारियों की सुचारू रूप से निभाने के लिए हमने डेटा लेड ऑडिट क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने डीबीटी, एफएमएस, जीएसटी, प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC/ST, आयुष्मान भारत, NSAP इत्यादि का IT एनाबल्ड ऑडिट किया है। हमने नागरिकों को सेवाओं का प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट में अत्याधुनिक तरीके जैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया है। ऐसे ऑडिट प्रोसेस मैनेजमेंट व्यवस्था के भी विकास जारी है, जिसमें सारे ऑडिट प्रक्रिया, प्रकार और कार्य सम्मिलित होंगे और जो पूरे ऑडिट श्रृंखला
के लिए रिकॉर्ड का प्राथमिक आधार होगा। इसी तरह हम एक ऐसे डाटा लिंक सूचना प्रणाली का विकास करने कार्य कर रहे हैं जिससे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट एवं वहाँ से वाउचर लेड कंप्यूटराइजेशन तक के फंड फ्लो के ऑडिट प्लानिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसने इस देश के नागरिकों को लेखा परीक्षा आश्वासन प्रदान करने के लिए कथन फॉलो द रूपी के पूर्णतः कार्यान्वित किया जा सके। प्रधानमंत्री जी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि यह संगठन केवल आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं हो सकता बल्कि इसे सुशासन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। हमारी संस्था ने नई पहल और अच्छी पद्धतियों का एक संकलन जिसका शीर्षक द कैटलिस्ट इन परस्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस तैयार किया गया है। इसमें हमारी संस्था के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं नवाचार के भिन्न प्रयासों का सम्मिलित किया गया है। वैश्विक क्षेत्र में आपके नेतृत्व की भूमिका ने विश्व ऑडिट समुदाय में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाया है और सरकारी समर्थन के से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्ति हासिल करने में हमने विश्वसनीय प्रगति की है। इसमें प्रमुख है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वियना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनीवा और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एट हेग नेदरलैंड्स। हाल ही में 2024-27 2000 के लिए प्रतिष्ठित एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के रूप में हमारा चयन हुआ है। हमने 15 देशों का साथ MOU किया है जिसके तहत हम उनके संस्थागत क्षमताओं में सुधार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएंगे। उदाहरण के तौर पर हमने हाल में अक्टूबर 2021 में मालदीव के ऑडिटर जनरल के साथ उनके सार्वजनिक वित्त की ऑडिट प्रक्रिया के मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रयास यह भी है कि ऑडिट का सुधारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर जनसाधारण तक भी पहुँचे। भारत में पंचायत राज यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण वह संस्थानिक तंत्र है जिससे सरकारी लाभ सभी नागरिकों तक पहुंच सके। कल हम पंचायत राज संस्थानों के वित्तीय ऑडिट के लिए गाइड भी प्रकाशित करेंगे जिसने आने वाले समय में पंचायत राज संस्थानों के पारदर्शिता और जवाबदेही के मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ हम शहर स्थानीय निकायों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान के अपने अनुभव और ज्ञान और को साझा कर रहे हैं। पहले कदम के स्वरूप पर कल हम एनहांसिंग गुड गवर्नेंस थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल बॉडीज ऑडिट विषय पर एक सेमिनार कर रहे हैं जिनका नागरिकों के दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। आज के इस प्रथम ऑडिट दिवस से साल भर चलने वाली गतिविधियों का भी शुभारंभ होगा। इसमें स्वच्छता, हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय, सिस्टम सुधार आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हाल ही में हमने एक पुरस्कार अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सलेंस इन पब्लिक ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग व्यवस्था शुरू की है जिसके ऑडिट, लेखांकन, हकदारी और सहायक कार्यों के क्षेत्र में इस संस्थानों के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा किए गए नव प्रवर्तन कार्यों को मान्यता दी जा सके और पुरस्कृत की जा सके। हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के सुनने के लिए उत्सुक हैं ताकि हम अपने गौरवमय राष्ट्र के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए शासन को बेहतर सहयोग दे सके। इस कार्यक्रम को हमारे 147 कार्यालयों में वेबकास्ट भी किया जा रहा है जहां लगभग 45,000 अधिकारी एवं कर्मचारी आपके सुवचनों को सुनने के लिए अधीर हैं। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को अपने विचारों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం.
దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైతాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री जीसी मुर्मू जी, डिप्टी सीएजी सुश्री परवीन मेहता जी, इस महत्वपूर्ण संस्था के माध्यम से देश की सेवा के लिए समर्पित आप सभी सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को ऑडिट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संस्था के रूप में सीएजी न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट डे और इससे जुड़े कार्यक्रम इस अवसर पर हमारे चिंतन मंथन, हमारे इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी को आपकी निष्ठा के लिए, सीएजी की प्रासंगिकता और गरिमा को लगातार नई दिशा देने के लिए बधाई देता हूं। साथियों, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो समय बीतते बीतते अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मैच्योर होते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंस ही खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तब हम महात्मा गांधी जी की
150वीं जयंती मना रहे थे। उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है तो देश अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें देश की अखंडता के नायक सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला है। गांधी जी हो, सरदार पटेल हो या फिर बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्र निर्माण में इन सभी का योगदान सीएजी के लिए, हम सभी के लिए, कोटि कोटि देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं। बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्खी नजर आता है। हर एक की अपनी अपनी बात थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी के पास आउटसाइडर व्यू पॉइंट का एडवांटेज होता है। आप जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसे हम अपने लिए एक सहयोग के तौर पर देखते हैं। मुझे लंबे अरसे तक सरकारों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी अपने अधिकारियों से कहता था और आज भी यही कहता हूं, सीएजी में जो डॉक्यूमेंट और डेटा मांगे जाते हैं वो तो आप जरूर दीजिए। अपने काम से जुड़ी दूसरी फाइल्स भी उन्हें दीजिए। इससे हमारे लिए और बेहतर काम करने का स्कोप तैयार होता है। हमारा सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। परिणाम यह हुआ कि बैंकों के एनपीएस बढ़ते गए। एनपीएस को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी।
हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज और अंडर यूज एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। सीएजी में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं। साथियों, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें जो पुरानी सोच है, सरकार सर्वम, सरकार जानम, सरकार ज्ञानम, इस पुरानी सोच को हमने बदलने का तय कर लिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज 50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। हमारे आईआईटीज आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के इस अभियान में आप सभी को, देश की हर संस्था को सहभागी बनना है, ओनरशिप लेनी है, ट्रैवलर के रूप में चलना ही चलना है। हमारी हर संवैधानिक संस्था के लिए ये अमृत काल का एक संकल्प 2047 में जब हिंदुस्तान शताब्दी मनाएगा तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा। साथियों, दशकों तक हमारे देश में सीएजी की पहचान सरकारी फाइलों और वही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। सीएजी से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी और इसका जिक्र मैंने 2019 में भी जब आपके बीच में आया था मैंने उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं,
जियो स्पेशियल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यशैली में भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को फील्ड ऑडिट से पहले ही डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना शुरू किया है। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को अपनी फील्ड स्टडी के साथ कंबाइन करेंगे तब इसके परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। इसी तरह मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप ऑफिस से बाहर निकलकर ऑडिटीज और स्टेक होल्डर से मिले। आपने इस सुझाव को स्वीकार किया है। पिछले साल फरवरी में सीएजी के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक सेमिनार भी किया था। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सेमिनार तक ही नहीं रुकेगा। ये सीएजी और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव सीएजी को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जितनी स्ट्रांग और जितनी साइंटिफिक हमारी ऑडिटिंग होगी उतनी ही हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और मजबूत होगी। साथियों, कोरोना के मुश्किल समय में भी सीएजी ने कितनी तन्मयता के साथ काम किया, इसकी जानकारी मुझे मिलती रही है और अभी कुछ बातें मुर्मू जी से भी सुनने को मिली। दुनिया के दूसरे बड़े देशों से होती हुई कोरोना की लहर हमारे यहां पहुंची थी। इतनी बड़ी आबादी की चुनौती हमारे सामने थी। सीमित संसाधनों का दबाव हमारे हेल्थ वर्कर्स पर था, लेकिन देश ने इलाज से लेकर बचाव तक हर फ्रंट पर युद्ध स्तर पर काम किया। बड़े बड़े देशों के पास अगर व्यापक संसाधन थे तो हमारे पास अतुलनीय सामाजिक शक्ति थी। मुझे बताया गया है कि सीएजी ने भी अपने दायित्वों से आगे बढ़कर आम जनता को वैक्सीनेशन में भी मदद की। इसी स्पिरिट के साथ देश की हर संस्था, हर देशवासी अपने कर्तव्य के पालन में जुटा हुआ था। हमने ये नहीं देखा कि हमारा काम क्या है, हमने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है। मैं चाहूंगा कि अपने रूटीन कामकाज के साथ साथ सीएजी
महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई के दौरान जो अच्छी प्रैक्टिसेस डेवलप हुई है उनका अध्ययन करें। देश ने इससे जो कुछ नया सीखा, नया अपनाया, जो सिस्टमैटिक लर्निंग्स हुई, वो भविष्य में ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस बनने में भी मदद करेगी। दुनिया को भावी महामारियों से लड़ने के लिए तैयार करेगी, मजबूती देगी। साथियों, पुराने समय में इंफॉर्मेशन स्टोरीज के लिए प्रसारित होती थी। कहानियों के जरिए ही इतिहास लिखा जाता था। लेकिन आज 21वीं सदी में डेटा ही इंफॉर्मेशन है और आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री भी डेटा के जरिए देखी और समझी जाएगी। इन फ्यूचर डेटा विल बी डिक्टेटिंग द हिस्ट्री। और बात जब डेटा और उसके असेसमेंट की होती है तो मैं समझता हूं आपसे बढ़कर के कोई मास्टर नहीं है इसका। इसलिए आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश जो प्रयास कर रहा है, जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, भविष्य में जब देश के इन प्रयासों का, इस कालखंड का आकलन किया जाएगा तो आपका काम, आपके दस्तावेज उसका एक प्रामाणिक आधार बनेंगे। जैसे आज हम अपने स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास को देखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, वैसे ही जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो आपकी आज की स्टडी रिपोर्ट्स उस समय के भारत के लिए अपने इतिहास में झोंकने का, उससे सीखने का जरिया बन सकती है। साथियों, आज देश ऐसे कितने ही काम कर रहा है जो अपने आप में अप्रत्याशित भी हैं और अभूतपूर्व भी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र अभी जब मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर कर रहा था, इसी तरह आप अनेकानेक संकल्पों में लगे हुए देशवासियों के कितने ही प्रयासों को देख सकते हैं। कुछ साल पहले तक हम सरकारी खातों में लाखों करोड़ का हिसाब किताब तो करते थे, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि देश के करोड़ों नागरिकों के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। कितने ही परिवार ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, सर के ऊपर पक्की छत नहीं थी, पीने के पानी की सुविधा हो, बिजली का कनेक्शन हो, घर में शौचालय हो, गरीब से गरीब को इलाज की सुविधा हो। हमारे ही देश में करोड़ों लोगों के लिए ये बुनियादी जरूरतें लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदली है और तेजी से बदल भी रही है। देश अगर इस मुकाम तक पहुंचा है तो इसके पीछे कितने ही देशवासियों की दिन रात की मेहनत है, उनका कितना परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे हेल्थ सेक्टर के लोग हो, बैंकिंग सेक्टर के लोग हो, सरकारी विभागों और प्रशासन के लोग हो, या फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, इन सब ने एक अभूतपूर्व सामंजस्य के साथ असाधारण स्तर पर काम किया है। तब जाकर गरीब की चौखट तक
उसके अधिकारों की डिलीवरी संभव हुई है। तब जाकर देश के विकास को ये गति हासिल हुई है। साथियों, समाज में इन फैसलों का असर इतना व्यापक होता है कि उन्हें हम तभी समझ पाते हैं जब इस दिशा में फोकस स्टडीज की जाए। सीएजी को भी देश के इन प्रयासों का, इन परिणामों का आकलन करना चाहिए। ये लेखा जोखा देश के सामूहिक प्रयासों का प्रकटीकरण होगा, देश के सामर्थ्य और उसके आत्मविश्वास का एक जीता जागता डॉक्यूमेंट होगा। साथ ही इससे आने वाली सरकारों के लिए कामकाज के और बेहतर तरीके तलाशने के में भी ये आपके दस्तावेज काम आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के लिए आपका योगदान अनवरत जारी रहेगा, देश के विकास को नई गति देता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर तथा सरदार पटेल जैसे दिव्य पुरुषों के गुणों का प्रतिबिंब हर भारतीय आप में साफ देख पाता है। आपकी नई सोच हमेशा नई दिशा देती है। आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच 21वीं सदी के नए भारत का उद्घोष करता है। పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.